नमस्कार मित्रों। यस 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 41 है ना? नहीं 31 से। ओके, देखो वो आंसर की नहीं देख रहा हूं, इसमें क्या लिखा है आप देख लेना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ईश, महान है जो ईश। और आपको पता होना चाहिए ये किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। सभी ने यही आंसर किया लगभग? कोई ऐसा है जिसने इसमें से कोई चेंज किया हो? हाँ, राकेश का सही संधि विच्छेद है राका धनीश, राका धन ईश, और ये भी गुण संधि का उदाहरण है। और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। महो ऊर्जस्वी का संधि विच्छेद महाधन ऊर्जस्वी, इसका हो जाएगा महा, मैंने आपको कहा ना मह जब भी आए तो इसमें और आ कर देना, और ये आ जाएगा मह, महाधन ऊर्जस्वी। सप्त ऋषि को जोड़ेंगे, सप्त प्लस ऋषि को, तो ये बनेगा सप्त ऋषि, ये आंसर हो जाएगा। चंद्रोदय का संधि विच्छेद चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। मृगेंद्र का मृगधन इंद्र, मृग प्लस इंद्र। इत्यादि का संधि विच्छेद चौथा ऑप्शन इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यण संधि, सुधन आगत यण संधि। प्रत्यपकार का संधि विच्छेद चौथा प्रति प्लस अपकार, प्रति प्लस अपकार होगा। किस किस ने इसको गलत कर दिया वो हाथ खड़ा करें। उपकार किस किस ने किया? प्रति प्लस उपकार, कोई तो होगा एक आधा, कोई नहीं तो सही है, बहुत बढ़िया, आपने पेपर सॉल्व किया, शाबाश। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है यण संधि। कौन सी संधि है? यण, और इसका संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी धनीश, गिरी प्लस इश। अ प्लस ई बराबर स्वर संधि के किस भेद में? गुण संधि में। गुण में होता अ प्लस ई, क्या बनेगा? ए बनता है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण, और इसका संधि विच्छेद अगर करना है तो सूर्य प्लस उदय। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, कपिश दीर्घ संधि है। और आपको पता होना चाहिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिहु लोक उजागर। तो इसमें देखिए कपि, कपि कहते हैं वानर को, इस कहते हैं स्वामी को, और बंदरों का अधिपति, बंदरों का स्वामी कौन है? हनुमान। तो कपिश कहा जाता है हनुमान को। ओके, चलिए अगला क्या है? पर्यवेक्षक शब्द में यण संधि के अतिरिक्त कौन सी होगी? गुण संधि। नहीं पता हो तो देखिए मैंने लिखवाया, ये आएगा परि और अवेक्षक। ये शायद मैंने क्लास में विश्लेषण पढ़ाते समय भी किया था, अव प्लस ईक्षक, और ये कहा अ और ई मिलके क्या बनाएंगे? ए। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। मुखोपाध्याय में संधि है, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। मुखोपाध्याय, चलिए इसका ओरिजिनल संधि विच्छेद करें हम पहले। तो मुख्य जो खास है वही मुख प्लस उपाध्याय, और उपाध्याय का उप प्लस अध्याय, और अध्याय का होता है अधि प्लस आय। चलिए बात करें मुख प्लस उ, यहां संधि तो हो रही है गुण संधि, यहां संधि हो रही है दीर्घ संधि, और यहां संधि हो रही है यण संधि। चलिए
तो क्या कह रहा है प्रश्न, मुखोपाध्याय में संधि है, दीर्घ भी है, गुण भी है, यण भी है, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, सारी संधि, क्योंकि उपयुक्त सभी ऑप्शन दे रखा है तो इसी को ही राइट करना है। ठीक है, हाँ। और अगर ये नहीं है, बाकी सार्थक अर्थ में करें तो पहला परिणाम संधि को देते हैं, तो गुण संधि। अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन नहीं होता, गुण ही होता, तो किसको राइट कर लेते हम, गुण संधि को। ठीक है, अगला देखिए क्या है, नयना अभिराम में संधि कौन सी होगी, दीर्घ। कौन सी संधि होगी, दीर्घ, और इसका होगा नयन प्लस अभिराम। नयन प्लस अभिराम। निम्नलिखित से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, ये दीर्घ संधि का है। छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी, ये भी नहीं है। परिधन, अन्वीक्षा, ये राइट है। अनु प्लस ईक्षा, ये यण संधि का उदाहरण है। महो औषधम में तीसरा राइट है, महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, तीसरा राइट है। जनार्दन में दूसरा राइट है, जन प्लस अर्दन, जन प्लस अर्दन, लोगों की पीड़ा हारने वाला। अगला अभयारण्य का सही तीसरा राइट है, अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य। और परमोजस्वी का परम प्लस ओजस्वी, पहला राइट है। और परमौषधि का सही संधि विच्छेद परम प्लस औषधि, दूसरा राइट है। किस विकल्प में सभी गुण संधि के उदाहरण है, सेकंड, नरेश, महोत्सव और वर्ष ऋतु। नरेश का संधि विच्छेद नर धन ईश, महोत्सव का महाधन उत्सव, और वर्ष ऋतु का वर्षाधन ऋतु। बाकी दूसरे भी देख लो, अंकेक्षण, अंकधन क्षण है, लेकिन प्रत्येक में यण संधि हो गया। परोपकार में गुण संधि है, मनोज में विसर्ग संधि है, सरोवर में विसर्ग संधि है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। रमेश में गुण संधि है, मनोदशा में विसर्ग संधि, अन्वेषण में यण संधि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के नहीं है, तीसरा राइट है। मात्रा आदेश का हो जाएगा मातृधन आदेश, तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। फिर है पितृ अनुमति, ये बनेगा पितृ प्लस अनुमति, ये भी यण संधि का है। और मनवादेश, मनु प्लस आदेश, ये भी यण संधि के उदाहरण है, तीनों के तीनों। बाकी सारे देखो, मधुधन उत्सव, मधुत्सव, लघुधन उर्मी, गुरुधन उपदेश, ये तीनों दीर्घ संधि के। कपीश्वर, महतीचा, गिरिंद्र, ये भी दीर्घ संधि के। सतीश, देश प्लस अटन, देशाटन, ये भी सही है। जठर प्लस अग्नि, तो ये सारे दीर्घ संधि के। ये अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा, गे प्लस अ, गायक, ठीक है। गोधनेशना, गवेषणा, ठीक है। भो प्लस अना, भावना, ठीक है। शौ प्लस अन, शयन नहीं, ये गलत है। ये आएगा शे प्लस अन, जैसे चयन पढ़ा है मैंने, चे प्लस अन क्या होता है, चयन, तो शयन हो जाएगा। यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प जाति प्लस अभिमान, ठीक है। पर्यूषण, ये दूसरा गलत है, इधर यू बड़ा, ऊ छोटा, इधर ऊ बड़ा हो गया, बाकी सब ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, आकर यानी होता है खजाना, रत्नों का खजाना किसे कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। दिगंबर, दिक प्लस अंबर है। वागीश, वागधन ईश है। खैर, ये तो विसर्ग संधि का है, दुष्कर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो, ये आपका पेपर। अब इसमें क्या है भैया, सारे राइट है। चलो, संधि हमारी चल रही थी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का मैंने पहला नियम आपको पढ़ाया था कि क च ट त प के बाद अगर कोई गोश ध्वनि आए वो किस में बदलता है, अपने के तीसरे में। क्लियर है। दिक प्लस अंबर क्या बनेगा, दिगंबर। वाग्धन जाल से क्या बनेगा, वाग्जाल। ठीक है ना। श्रीमद भगवत गीता का क्या बनेगा, श्रीमद भगवत गीता। तो भगवत प्लस गीता क्या बनेगा, भगवत गीता। ये हमने उदाहरण पढ़ लिए थे। अब मैं इस संधि से रिलेटेड पहले टेस्ट ले लेता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ।
2 मिनट रुक जाना, वहां पहले पेपर बनाने दो मुझे। नेक्स्ट कर ले। हाँ, चिद्रूप। चंचला।
एक और लिख दो आप यहाँ पर, षट प्लस अंदर। हो गया? करें, सॉल्व करें? चलिए, सबसे पहला क्या आ रहा है, दिक प्लस अंत। ओके, ये मैंने आपको बताया था, जब एक ही शब्द के तीन तीन टुकड़े हो तो हमें किधर से चलना है, राइट हैंड साइड से, यानी इधर से चलेंगे। चलिए, तो पहले यहां पर आते हैं। मैंने आपको नियम बताया है, अगर क के बाद कोई घोष ध्वनि आ रही है तो वो तीसरे में बदलेगा, तो क किस में बदलेगा, ग में। और यहां कौन आ रहा है, स्वर, तो इस हिसाब से ये बनेगा दिगंत। क्या बनेगा, दिगंत। ये सभी को समझ में आ गया? दिक प्लस गज क्या बना था, दिग्गज। तो ये क बदलेगा ग में, लेकिन इस अ की वजह से ये पूरा बन गया। ओके, अब इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, दिक जुड़ा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं गहराई से। ये दिक जुड़ा हुआ है और आगे इधर दिगंत आ रहा है। यहां कुछ भी आओ, हमें क्या लेना देना, का को सीधा किस में बदलना है, ग में बदलना है। ये किस किस ने लिखा है, दिक दिगंत, गलत। आप आंसर तो सही लिख रहे हो, पर गलती कहां हो रही है वो बता रहा हूं। अच्छे अच्छे हिंदी पढ़ाने वाले भी अभी तक इसकी गहराई में गए नहीं है, उनको पता भी नहीं है वास्तव में ये सही भी है या गलत जा रहा है यार। अब देखें, इसको समझते हैं कहां गलती हो रही है। मैं एक और गलती आपसे करवा रहा हूं अभी, फिर इस पर आऊंगा वापस। ये क्या है, ग, तो ये आ जाएगा रिक, और इधर आ रहा है वेद। ये किस किसने लिखा है, सही है, ये तो पढ़ा है ना मैंने, शाबाश। दिक प्लस गज, ये बनेगा दिग्गज। ये किस किसने लिखा है, सही है, शाबाश। वाग धन विलास, ये बनेगा वाग विलास। क्या बनेगा, वाग विलास। किस किसने लिखा है, ये गलत। अब आपको मैं समझा रहा हूं गलती कहां हुई। मैंने कहा ना एक गलती और करवाऊंगा, वो यही है। वो गलती कहां हुई है वो समझाता हूं। इसको थोड़ा सीरियसली समझना। ये आए दिन हम गलती करते रहेंगे, आगे भी गलती रहेंगे। ये गलती क्यों हुई है, इसका कारण
मैं ये मानता हूं कि अज्ञानता है, बाकी आप गलती करते नहीं। देखो ये हमारा च, ये प, ये न, ये ल, ठीक है। इसी प्रकार ये ध, और भी कोई भी ले लो ऐसे अक्षर, ये ब, ठीक है ना, ये ज। इन सब में एक बात कॉमन क्या है? खड़ी पाई। ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई। तो हमारे हिंदी में नियम है कि जब भी इनकी खड़ी पाई हटाई दी जाती है तो ये आधे माने जाते हैं। तो खड़ी पाई हटाओ, चा कैसे बनेगा? आधा ऐसे बनेगा, जैसे कच्चा पापड़। तो ये चा कैसा बन गया? आधा बन गया, ठीक है ना। ये पप्पू, आधा बन गया, है ना, ठीक है। ये अन्न, तो खड़ी पाई हटाने से आधा बनता है, ये तो हमें पता पड़ गया। अब नियम क्या हो बता रहा हूं। जब भी खड़ी पाई वाला कोई वर्ण आधा नजर आवे, उसमें ई की मात्रा जुड़ के लिखी जाती है। और जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है, जैसे इसमें खड़ी पाई नहीं है ट में, इस द में खड़ी पाई नहीं है, इस ड में खड़ी पाई नहीं है, वे कर्व वाले वर्ण जो घुमावदार है, जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, उनमें ई की मात्रा उनके बाद लगती। जैसे कैसे? इसको थोड़ा उदाहरण से ही समझा देता हूं। क्या इसमें खड़ी पाई है? नहीं है, तब तो इसमें ई की मात्रा इसके बाद नजर आएगी। और जिसमें खड़ी पाई है, ये ग खड़ी पाई है। आप लोगों ने दिग्विजय तो ऐसे देखा होगा, उसको देख करके थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। हाँ, ये दिग्विजय, देखो ये इसके ई की मात्रा आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। और न ही आपने कभी ऐसा देखा। जब आपने इसको ऐसे नहीं देखा तो आपने वाग विलास कैसे लिख दिया? क्योंकि हम तो गाड़ी जा रही है, फ्लो में जाने दो, वही गलती कर दी। तो अब यहां पर गलती क्या हुई है वो बता रहा हूं। ये दिग दिगंत ऐसे नहीं आएगा, ये दिग दिगंत आएगा इस तरीके से। बस एक मात्रा की गलती थी, बाकी उत्तर आपका सही था। सही होते हुए भी उत्तर गलत हो गया, ठीक है। तो इधर वापस आ रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? इसका सही आंसर होगा दिग दिगंत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ये चौथे ऑप्शन में ये लिखूंगा ना, पहले ऑप्शन में मैं यही दूंगा। कौन सा? गलत वाला। तो हम दिग दिगंत करके आ जाएंगे, ठोको, फिर वो उत्तर गलत होगा। अगला देखो, वाग विलास अशुद्ध है। सही आंसर क्या होगा? वाग विलास। विद्युत प्लस ध्वज, ये तो मेरे ख्याल से सबने सही किया है, ये तो पढ़ के भी आए हो आप लोग। त को बदलो द में, और क्या बनेगा? विद्युत प्लस ध्वज, विद्युत ध्वज। किस किसने लिखा है? सही है, हर बार गलत थोड़ी करेंगे क्या। हाँ, अगला देखो, विद्युत प्लस चालक, विद्युत चालक, क्या बनेगा? विद्युत चालक। किस किसने लिखा है? गलत। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक गलती हो गई आपसे। ईमानदारी से कहो, सबने विद्युत चालक लिखा? लिखा ना? बस यही गलती करेंगे। जिसने थोड़ी गहराई से पढ़ा है वो गलती नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको नियम पढ़ाया, क च ट त के बाद कौन सी ध्वनि आनी चाहिए? घोष। और ये च अघोष है। च पहले नंबर पे आता है। जब यही गलती होगी परीक्षा में, हम नियम भले ही पढ़ रहे हैं, वहां गलती यही होने, मैं यही चीज आपको सिखा रहा हूं। तो च अघोष है, तो फिर ये कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। तो ये गलती कर दी आपको, तो मैंने जानबूझकर ये दिया पहले। मुझे पता था यहाँ द करोगे आप, अपने ये इतना टेम नहीं है कि घोष घोष पढ़े। अगला देखो, प्रागैतिहासिक, इसका उत्तर अभी ये नहीं है, तो अभी इस पर बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद। ये आ जाएगा प्राक धन ऐतिहासिक।
प्राक्धन ऐतिहासिक। किस किसने लिखा है? सही है। प्राक प्लस कलन प्राकगलन, प्राकलन। ये किस किसने लिखा है? गलत। अरे का अघोष है, ये तो संधि होगी नहीं, ये संधि नहीं होगी। मैं तो ये टेस्ट करना चाह रहा हूं दिमाग का कि आप खाली क दिख रहा है तो ग में बना ही रहे हो या पढ़ भी रहे हो। इसकी संधि नहीं होती है, इसकी संधि नहीं होती। इसको तो ऐसे लिखते हैं प्राक्कलन, ये राइट है प्राक्कलन, और एक प्राक्कथन होता है, वो दोनों ऐसे लिखे जाएंगे। अगला षडक्षर, ये बनेगा षट धन अक्षर, ये किस किसने लिखा है? सही है। अगला षड विज्ञ, ये षट धन विज्ञ, षट धन विज्ञ, किस किसने लिखा है? गलत। अरे थोड़ा दिमाग लगाते, फिर ट को ड में बदल दिया, ठीक है, तो ये पूरा कैसे आ गया? पूरा आने के लिए अ चाहिए, तो विज्ञ शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? अभिज्ञ। और अभिज्ञ का मीनिंग है जानकार, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं शब्द युग्म में, जो 6 बातों का ज्ञान रखता हो उसे षडविज्ञ कहेंगे। षड दर्शन, ये आ जाएगा षट धन दर्शन, ये तो लगभग है। दिग्विजय, यहां पर आ जाएगा दिग विजय, ये सही है। चलिए दिग दिगंत हो गया। अगला क्या था? श्रीमद् भागवत, ता को बदलेंगे द में तो ये बनेगा श्रीमद् भागवत। किस किसने लिखा? श्रीमद् भागवत, सही है, शाबाश। चिद्रूप, ये आ जाएगा चित्त धन रूप। हाँ, अब आप थोड़ा समझिए इसको, त को बदलेंगे द में, यस बदल गया, और ये र लगेगा यहां पर, और ये ऊ की मात्रा लगेगी इधर। चिद्रूप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरएस में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। जैसे ये आ गया परीक्षा में, चिदनु, तो कुछ भी नहीं करा, यह आ जाएगा चित्त प्लस अणु, यही करना और कुछ नहीं करना। जैसे चिदानंद का क्या होगा? चित्त धन आनंद, वैसे। अगला देखो जयद्रथ, यह आ जाएगा जयत, हलंत आएगा, और इधर आ जाएगा रथ, तो देखो त तो बदलेगा द में, और ये र लग जाएगा यहां पर। जीता है जिसने रथों को, उसे क्या कहेंगे? जयद्रथ। फिर विद्युत प्लस चंचला, विद्युत चंचला, ये बन जाएगा विद्युत चंचला। जिसने भी लिखा है गलत, क्योंकि च अघोष है। फिर गलती कर दी आप लोगों ने, इसलिए इसकी संधि अभी नहीं होगी, अब गलत कर रहे हो आप। ग को बदलेंगे क में, ये आ जाएगा सम्यक, और इधर आ जाएगा दर्शन, इधर आ जाएगा सम्यक, और इधर आ जाएगा ज्ञान। और आजादी, ये है अच प्लस आदि। मेरे ऑनलाइन भाई किसी ने सवाल किया था कि आजादी क्या है, कौन था? मैं नाम पढ़ लेता हूं एक बार। चिद्रूप यण संधि का उदाहरण नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, इसमें यण संधि कहां से आ गई? नहीं है सर। ये आजादी का क्या है? मानाराम जी ने सवाल किया था, तो मैं आपको बता दूं, आजादी का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ तो यहां पर है अच प्लस आदि। अच का मतलब होता है स्वर, और आदि यानी ईटीसी, यानी इसका मीनिंग है स्वर आदि। आजादी का अर्थ क्या होता है? स्वर आदि, ये ध्यान रखना, क्योंकि संधि विच्छेद करोगे तो अच प्लस आदि। तो मैं स्वरों के बारे में बात कर रहा हूं, अच प्लस आदि से क्या बनेगा? आजादी। षट धन अंग से षडांग नहीं, षडंग, और ये बनेगा षडंग। षट धन अंग से क्या बनेगा? षडंग, षडांग नहीं बनेगा। क्लियर? और कोई बचा क्या? अब आप इनके उत्तर की सोच रहे होंगे इनका उत्तर क्या है, तो इनका उत्तर भी हम बाद में बात करते हैं। चलिए अब आप कॉपी बंद कर लीजिए। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, दोहरान कर रहा हूं,
क च ट त प के बाद घोष ध्वनि अपने ही वर्ग के किस में बदलते हैं? तीसरे में। क्लियर हो गया? चलिए, अब जो बात कर रहा हूं वो व्यंजन संधि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सबसे सरदर्द वाला नियम है, इसलिए दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के रखना। बहुत लिमिटेड वो ही पढ़ाऊंगा, उसके आगे मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं। फिर उसके बाद टेस्ट लूंगा और वो टेस्ट कल लूंगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है नियम और उदाहरण भी इसके ज्यादा जाते हैं और बहुत टफ बनता। अगर कोई पेपर सेटर अच्छा व्याकरण को जिसने पढ़ रखा है और वो चाहता है कि बाल की खाल निकालना है, किसी विद्यार्थी को परेशान करना है, तो वो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और ये प्रश्न पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है, यहाँ से मैं आपको लेके भी चलूंगा। देखिए, यहाँ से पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में ये जो अभी चल रही है रद्द होने के कगार पर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आई थी 2011 वाली, उसकी बात कर रहा हूं और वहां से एक प्रश्न आया था, उस पर भी बात करूंगा। चलिए, उससे पहले इस नियम को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। मैं जब तक कोई बात कहूं नहीं तब तक तो आप बिल्कुल बोलना भी मत, क्योंकि मुझे पता है कुछ कंट्रोवर्शियल पार्ट भी आने वाला है इसमें। तो जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो तब तक अपनी बात को, और नए ऑनलाइन वाले कोई कमेंट करे, मैं एक लास्ट कमेंट पढ़ लेता हूँ, ये जिसका भी आया उसके बाद मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं पूरे कृदंत का संधि विच्छेद, अरे भाई रविंद्र सैनी, कृदंत का संधि विच्छेद ये मैं प्रत्यय में पढ़ाऊंगा। कृत प्लस अंत, कहाँ सवाल कर लेते हो बीच बीच में। ये आ गया कृत धन अंत, चलिए बहुत बढ़िया। कृत धन अंत से कृदंत होता है, ये आपको प्रत्यय में पढ़ाऊंगा। कौन सा शब्द किस जगह पर है वो मुझे पता है, चलिए प्रत्यय पर बात करेंगे। ओके, चलो देखिए, ये है आपका त और ये है द। इसका मतलब समझिए पहले, वे शब्द जिसके अंत में त आता हो और वे शब्द जिसके अंत में क्या आता हो? द। सारा नियम इसी के इर्द गिर्द है। अब आप सोचोगे कि त वाला शब्द विद्युत याद आ रहा है आपको? पहले नियम में भी आया था और ये वापस आ गया। इसका मतलब ये त वाला नियम यहां लागू हो रहा है और वहां पे भी हो रहा है, तो हमारे सामने दुविधा उत्पन्न होने वाली, हम किससे संधि करने वाले, लेकिन वो समाधान हो जाएगा अभी। त और द के बाद 8 प्रकार के विशिष्ट ध्वनियां हैं, विशिष्ट वर्ण कह सकता हूं मैं, 8 प्रकार के। च, छ, ज, ट, ड, ल, ह, श। इन वर्णों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इनमें कुछ अघोष भी मिलेंगे और कुछ घोष भी मिलेंगे। इसका मतलब यहां घोष और अघोष का कोई नियम नहीं है, या वर्ण विशेष नियम है। यह वर्ण विशेष नियम जब पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड और पुराने जितने भी नियम होते हैं वे निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। चाहे वो क च ट त के बाद अगर कोई घोष ध्वनि वाला हो या कोई अघोष ध्वनि वाला हो, वो नियम मान्य नहीं होंगे, सिर्फ इन वर्ण विशेष की ही बात होती है। चलिए, अब वर्ण विशेष की बात हो रही है तो इनके क्या रिजल्ट निकलते हैं वो समझा देता हूं। अगर त या द के बाद च जब भी आ जाए तो क्या होगा? ये त द बदलेंगे च में, और च जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला वो नहीं बदलता है, वो वैसा का वैसा रहता है। चलिए, अब मैं इसका उदाहरण देकर के समझा रहा हूं आपको। यह है उद और यह है चारण और ये बनेगा उच्चारण। अब दिक्कत क्या आ रही है वो मैं बता रहा हूं। हम भी परेशान हो गए पढ़ा पढ़ा करके, सच कहूं तो, और विशेष तौर से जो कोचिंग में पढ़ाता है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है, और मैं तो परेशान होता ही हूं। क्यों होता हूं उसका कारण बता रहा हूं। अभी हाल फिलहाल सेट का पेपर हुआ, आपको पता होना चाहिए, और अभी नई ड्यूटी और आ गई है, 22, 23, 24 एग्जाम हुए। फिर वो एक स्नातक स्तर का था, एक 12वीं स्तर का हो रहा, और है ना, उसमें भी क्वेश्चन आने वाले हैं।
सेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, और क्या प्रश्न पूछा गया उस पर बात नहीं कर रहा हूं। उनमें उस प्रश्न पत्र में मैंने एक बात जरूर देखी, मैं इतने टाइम से जो संधि पढ़ा रहा हूं, जिस नियम को मैं बता रहा हूं, उस नियम को परीक्षा में नहीं पूछा गया और उससे बदल करके प्रश्न पूछा गया। इससे यह बात तो साफ जाहिर हो गई है कि उस प्रश्न को बनाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पुरानी किताबें पढ़ रखी है और जो पुराने नियमों को फॉलो करता है। देखिए, मैं एक शब्द पढ़ा रहा हूं आपको, अबे आगे आगे ये समय से पहले पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, अभी वो आने वाला था, उज्ज्वल। ठीक है, बहुत सी किताबों में इसके अलग अलग संधि विच्छेद मिलते हैं। कुछ किताबों में इसका संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल भी मिलेगा और कुछ किताबों में इसका संधि विच्छेद उद प्लस ज्वल भी मिलेगा। मैंने कहा ना, ये नियम बहुत कंट्रोवर्सी वाला है, और ये नियम जब मैं पढ़ाता हूं तो हमारे लिए भी चुनौतियां है। हम क्या स्वीकार करें, क्या नहीं करें, किताबों में कितना गलत पढ़ा जा रहा है, और कुछ तो पेपर सेटर लकीर के फकीर बन चुके हैं, बस वही पुराना पैटर्न अपना रहे हैं, और बच्चे जब हम यहाँ उनको पढ़ाते हैं वो वहां गलत आ जाता है, और फिर वो डिसाइड नहीं कर पाते उत्तर क्या लिखें। उन सब का भी इलाज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब उत प्लस ज्वल भी होता है, उद प्लस ज्वल भी होता है, दोनों मान्य है। अब दोनों कहां मान्य और किस तरीके से मान्य, पहले नियम पढ़ा लेता हूं मैं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि गलती कहां कहां हो रही है। ठीक है, तो उद प्लस सॉरी त या द के बाद च आए तो क्या बनेगा, च में बदलेगा। इसका एक उदाहरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सवाल दिया था, ये एक शब्द दिया था विद्युत, और एक शब्द और दिया था मैंने चालक। अब आप बताओ कायदे से क्या बनना चाहिए इस नियम के अकॉर्डिंग। देखो, त के बाद च आ रहा है तो त किस में बदलेगा, च में बदलेगा, और ये बनेगा विद्युत चालक। अब आप सोचिए, ये नियम हमें पता ही नहीं, और इस वजह से हमने विद्युत चालक कर दिया, क्योंकि विद्युत प्लस ध्वज किया। वो पहला नियम है, क्योंकि त के बाद घोष ध्वनि आ रही है, त के बाद कौन आ रही है, घोष ध्वनि आ रही है, और च तो ऑलरेडी अघोष है, इसलिए उस नियम में फिट हो ही नहीं सकता। चलिए, तो यहां हमने गलती की थी, और भी उदाहरण समझेंगे, एक एक को समझा रहा हूं। कभी त द के बाद कौन आ जाए, छ, तो क्या होगा, ये त द तो बदलेंगे च में, और ये जो छ है वो छ ही रहेगा। ये सबसे कठिन यही है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से सिर्फ पेपर सेटर यही से सवाल करेगा। वो क्यों करेगा वो भी बताऊंगा, मैंने आज दिन तक के इतिहास में मैंने अनुभव किया है, इस पूरे नियम में वो यही से सवाल करता है, और क्यों करता है वो आगे बताऊंगा अभी। च और छ, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आ गया उद प्लस छादन, देखो द हो चाहे त हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बदलेंगे किस में, च में, तो ये बनेगा उच्छादन। क्या बनेगा, उच्छादन, ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई, उद प्लस छादन क्या बन गया, उच्छादन। इसी प्रकार आगे देखो, त द के बाद कौन आए, ज, तो त द तो बदलेंगे ज में, और ये जो ज है वो ज ही रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, यह है उद और इधर आ रहा है ज्वल। अब देखिए, इससे शब्द शुद्धि भी क्लियर हो रही है। उज्ज्वल में दोनों आधे ज ही आते हैं, ये द, इस ज की वजह से द बदलेगा ज में, इस ज में, और ये ज कैसा है, आधा, यानी स्वर रहित, तो ये बनेगा उज्ज्वल। अब आपको समझ में आया, उज्ज्वल में दो आधे ज क्यों आते हैं, संधि की वजह से आते हैं। उद प्लस ज्वल से क्या बन गया, उज्ज्वल। क्लियर हो गया, ये उद प्लस ज्वल उज्ज्वल। अगला देखो, त द के बाद कौन आए, ट, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें भी ये त द तो बदलेंगे ट में, और ये ट है वो ट ही रहेगा।
यानी कि राइट हैंड साइड अभी तक नहीं बदले, सिर्फ यही बदल रहे। चलिए इसका भी उदाहरण ले लेते हैं एक बार, सब बाद में समझाऊंगा मैं। यह है वृहद और इधर आ रहा है टीका। बताओ, द बदलेगा ट में और ये बनेगा वृहद टीका। अब आप कहोगे ये क्या लफड़ा है? सबसे पहले इसको समझते हैं। वृहद का अर्थ होता है बहुत बड़ा, विशाल, और टीका इसके भी कितने अर्थ है पहले वो समझते हैं। एक तो वो होता है टीकाकरण होना, तेने टीका लगाया कि नहीं लगाया, बचपन में टीका लगा कि नहीं लगा, एक तो वो टीका होता है। एक टीका का मतलब तिलक, आज माथे पे टीका लगा दो इसके, ठीक है। एक टीका है यानी दस्तूर, उसके टीके में क्या दिया गया है, उसका दस्तूर में क्या दिया है ना। एक टीका का मतलब, एक टीका का अर्थ होता है व्याख्या, व्याख्या करना। कहते हैं ना कई बार टीका टिप्पणी मत कर, कभी ये शब्द सुना हो। टीकाकार, टीका करने वाले, जैसे रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखी है। अब इसकी व्याख्या के लिए बहुत सारी किताबें आ गई, बहुत सारे व्याख्याकार आ गए, तो उसे टीकाकार कहता है जो उसकी व्याख्या करता है। जो व्याख्या करने वाला होता है वो टीकाकार कहलाता है, ठीक है। टीका के कई अर्थ हो गए। इसका मीनिंग है बहुत बड़ी व्याख्या। वृहद टीका का अर्थ, जैसे रामायण की बहुत बड़ी टीका हमें प्राप्त हुई है, बहुत बड़ी व्याख्या, क्योंकि रामायण संस्कृत में लिखी गई है। उसकी अगर हिंदी में कोई पुस्तक हमें मिल जाती है और उसके पेज, क्योंकि उसमें 7 कांड है, कितने कांड है? 7। 7 कांडों का वर्णन हिंदी में हम पढ़ते गए, वो पुस्तक इतनी बड़ी हो गई, तो हमने कह सकते हैं इसको वृहद टीका, बहुत बड़ी टीका जिसने कर ली हो, उसे हमने क्या नाम दे दिया? वृहद टीका। अब इसका मतलब वही है, बहुत बड़ी टीका। अगला देखो, त द के बाद कौन आए? ड। तो ये त द तो बदल जाएंगे ड में, और ये ड है तो ड ही रहेगा। कैसे? देखिए ये ड है वाह। जैसे देखिए ये है उद और इधर आ रहा है डयन, और ये बनेगा उड्डयन। क्या बनेगा? उड्डयन। उड्डयन का अर्थ है उड़ने से संबंधित, उड़ने से संबंधित। जैसे नागरिक उड्डयन मंत्री, ये परिवहन मंत्री है, उड़ने से संबंधित, एरोप्लेन मंत्री जिसको हम कह सकते हो। उद प्लस डयन से क्या बन गया? उड्डयन। इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ गई डायन, ठीक है ना। उद प्लस डयन, उड्डयन। अगला देखो, त द के बाद कौन आए? ल। तो ये ल, त द बदलेंगे ल में और ये ल ही रहेगा। जैसे देखिए यह है उद धन लेख, और क्या बनेगा? उल्लेख। ओके, अभी तक यहां से लगा करके यहां तक इन सभी को आप गौर से देखो। ये राइट हैंड साइड में एक भी बदला नहीं है, बदले ये यहां आते आते थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में। अब देखिए सवाल है संधि का, और कमबख्तों ने प्रश्न पूछा उपसर्ग में। देखिए मैं वो भी लेके चलता हूं, इतना अच्छा प्रश्न बनाया है। इस प्रश्न को जिसने कभी कोचिंग का दरवाजा खटखटाया नहीं हो, पहली बार अनुभव के आधार पर अगर वो परीक्षा देने जाएगा, वो गलत करके ही आएगा। और निश्चित तौर पर प्रश्न ये है कि किसमें मूल शब्द हार का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में मूल शब्द हार का प्रयोग नहीं हुआ है? सीधा सा सवाल है कि हार का प्रयोग किसमें नहीं हुआ। इसमें हार आ रहा है, इसमें हार आ रहा है, इसमें हार आ रहा है, जबकि यहां क्या आ रहा है? तो परीक्षा देने वाला वो कहेगा वेंडो, पेपर सेटर। ये क्या प्रश्न दे दिया कि हार किसमें नहीं आ रहा? ये मेरे 6ठी क्लास के बच्चे बता देंगे, 5वीं क्लास के बच्चे बता देंगे। सीधा सा प्रश्न है ना कि इसमें हार नहीं आ रहा। ठोक, इसमें ही नहीं आ रहा है, दिख रहा है, परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। चलिए इस पर बात करें, क्यों है ना।
अब इधर आओ, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि संधि कितनी महत्वपूर्ण है। कम वक्तों ने संधि से उपसर्ग में सवाल कर दिया और जिसको संधि का नॉलेज था उसने उसका उत्तर सही दिया। चलिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस आर। देखो त तो बदलेगा द में, और द है तो द ही रहेगा, लेकिन ह बदलेगा ध में। तो यहां पर आओ, ये बनेगा उद और ह बदलेगा ध में, और क्या बन गया? उद्धार। इस उद्धार के मूल में कौन छुपा हुआ है? हार। तो इस हिसाब से देखो तो यहां वास्तव में कौन है? हार। तो हार इसमें भी है, हार इसमें भी है, हार इसमें भी है, परंतु इसमें हार है पर हार नहीं है, क्योंकि ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। जबकि विहार में वी उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। प्रहार में प्र उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। उद्धार में उद उपसर्ग है और हार मूल शब्द है, लेकिन इसमें क उपसर्ग नहीं है, ये पूरा शब्द है। कहार कहते हैं डोली उठाने वाले को, जो डोली उठा करके लेके जाता है पालकी, उसको कहार कहते हैं। चलो रे चलो उठाओ रे डोली, कहार पिया मिलन की रुत आई, जानी दुश्मन का गाना है, मोहम्मद रफी का, सुनना आप, है ना। और उसमें शब्द आता है कहार। अभी यूट्यूब पे जाके सर्च करना, चलो रे चलो उठाओ रे डोली, कहार पिया मिलन की रुत आई। वो कहार कहते हैं डोली उठाने वाले को। अब आप सोचिए, ऐसा प्रश्न दे दिया, और ये जिसको संधि का नॉलेज होगा वही कर सकता है, बाकी तो चलो ऐसे हो जाएगा। अगला देखो, फिर ये सबसे खतरनाक बात होने वाली है। त द के बाद श आए तो ये बदलेगा च में, और श बदलेगा छ में। अब आप देखिए गलती कहां होने की संभावना है। एक ही प्रकार का परिणाम दो जगह आ रहा है, च छ च छ। अब आप क्या सोचिए, पेपर सेटर के सामने विकल्प है गुमराह करने के लिए। यहां तो गुमराह करने के लिए एक ही शब्द था, लेकिन यहां गुमराह करने के लिए उसके पास दो शब्द हैं। या तो वो संधि उसमें क्या हो सकती है? छ से, या उसमें संधि किससे हो सकती है? श से। पहले इसका एक उदाहरण समझते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। क्या लिखा, पढ़ो इसको आप। सत्शास्त्र। इसके 4 विकल्प हमारे सामने होंगे परीक्षा में। कितने? 4। संधि का पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं। या तो हमें संधि कम्बक मिलेगी सत से, या मिलेगी सद से, या फिर सत से, या फिर सद से। चलिए ये 4 विकल्प मान लीजिए, ये परीक्षा में आ ही गया, यूं समझ लो। अब यहां तो सीधा सीधा आ जाएगा शास्त्र, तो नियमानुसार आओ, त के बाद छ आएगा तो त बदलेगा किसमें? च में, छ ही रहेगा। चलो हो गया काम। फिर इधर आ गया शास्त्र, अभी पढ़ाया मैंने। द के बाद छ आओ तो द किसमें बदलेगा? च में, तो ये भी सही हो गया। चलो त के बाद श, ये देखो अभी पढ़ाया मैंने। त के बाद श तो क्या आएगा? च छ। तो इस हिसाब से देखो, सत धन शास्त्र से क्या बनेगा? सत्शास्त्र। फिर सद धन शास्त्र, द के बाद श, तब भी च और छ ही बनेगा। इस हिसाब से देखो तो ये चारों के चारों सही है। क्या चारों उत्तर सही हो सकते? नहीं हो सकते। तो फिर इसमें संधि विच्छेद क्या करना है? अब आप सोचिए, पेपर सेटर आपको यही से सवाल करेगा। इसका मतलब हमें छ से बनने वाले शब्द और श से बनने वाले शब्द के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जो पूछा जा रहा है उसका मीनिंग क्या है, ये अगर हमें पता है तो हमारा संधि विच्छेद बिना नियम के सही हो जाएगा। अब ये सत्शास्त्र का कंसेप्ट क्या है? ये शब्द का संधि विच्छेद सत धन शास्त्र होता है। शास्त्र ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, पुस्तक, सत यानी अच्छा। जो ग्रंथ अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छा नॉलेज हमको देता है, उस शास्त्र को हम कहते हैं सत्शास्त्र। संधि की वजह से वो क्या बन जाता है? सत्शास्त्र बन जाता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर यहां सत का मीनिंग तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन शास्त्र का कोई मीनिंग नहीं होता,
ये छात्र तो संधि की वजह से बना है, यहां छात्र शब्द नहीं है, यहां वास्तव में शब्द क्या है? जैसे उद्धार में धार नजर आ रहा पर धार नहीं है, वो क्या है? हार है, तो ये संधि से बना। अब यहां पर आप ये जब ये शब्द ही नहीं है तो ये तो बात खत्म ही हो गई, और द से संधि होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैंने आपको सदगति पढ़ाया, तो संधि विच्छेद क्या पढ़ाया? सत प्लस गति। अरे ये त तो द में बदला है संधि की वजह से, इसलिए वो द दिख रहा। तो सत मूल शब्द है, सद नहीं है। सत मूल शब्द है, सत यानी होता है अच्छा, अच्छी गति में चला जाए वो सदगति है। इंसान मरने के बाद मोक्ष मिल जाए वो उसकी सदगति हो जाए, और कहीं नरक में चला जाए तो क्या है? उसकी दुर्गति है वो तो। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन शास्त्र। इसका सही आंसर क्या होगा? सतधन शास्त्र। अब मैं आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर में लेके चलता हूं, उन्होंने क्या सवाल किया था। देखिए, अभी नियम पे पढ़ा, त के बाद श, तो त तो बदलेगा किसमें? च में। श किसमें बदलेगा? श। बाकी यू को यू लिखो, श्री म, इधर कौन बचा? र। द के बाद च, द बदलेगा च में, और ये आ जाएगा अच्छा भला शरद चंद्र श्री मचरत चंद्र बन गया। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर SI में आया हुआ, इसमें दो नियम लागू हो रहे, आज ही में से पढ़ा है उसी में से। देखो देखो यहां से एक तो च पूछा इन्होंने, एक किसने पूछी? यहां से क्या पूछा? श से पूछा ना। देखो क्या वाला, सॉरी, त के बाद श, ये एक नियम, फिर द के बाद च, ये पहले वाला नहीं। यानी कि हमने जो 8 वर्ण पढ़े, उन 8 वर्ण में से 2 यही पूछ लिए और ये परिणाम पूछ दिया, श्रीमत शरद चंद्र। और क्या बन गया? और हम सोचेंगे पहला ऑप्शन यार मच्छर चंद्र तो क्या होगा यार, मच्छर चंद्र तो नहीं होगा, श्रीमत शरद चंद्र होगा। और वो ये ऐसे आंसर लिख देंगे, श्रीमद शरद चंद्र या शरद चंद्र, ऐसे कुछ आ जाएगा। परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं आंसर, और यही राइट है। अब आप कहोगे मच्छर चंद्र है ही नहीं, इसमें किसी का नाम मच्छर चंद्र नहीं है, वास्तव में वो क्या है? शरद चंद्र है, लेकिन वो संधि की वजह से क्या बन गया? मच्छर बन गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ, ये संधि बहुत कुछ करवाएगी। हाँ चलिए वापस, त द के बाद कौन आए? तो किस में बदलेगा? च में। त द के बाद छ आए तो च में, ज आए तो च में, और ट आए तो ट में, और ड आए तो ड में, इस तरीके। और ल आए तो आधा ल। यहां आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ह किस में बदलेगा? द में, और त है तो द में बदलेगा, लेकिन द है तो द ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर ध्वनि परिवर्तन हो किससे रहा? इससे हो रहा है, ये तो बदल रहा है, ये ध्वनि परिवर्तन है। और श है तो किस में बदलोगे? इसमें। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, देखो इधर गलती कहां हो जाएगी। ये है विद्युत और ये है शक्ति। लास्ट वाला वर्ण पढ़ो, क्या है? श। तो ये बनेगा विद्युत शक्ति। अब परीक्षा में क्या आएगा वो बता रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला ऑप्शन यही होगा, विद्युत शक्ति। ठोको, क्योंकि आप कहोगे आप ज्यादा होशियार, अरे यार विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति कहां होता है? लेकिन यह शब्द सही है क्योंकि संधि हो गई है, और संधि होने के बाद जो परिणाम बन गया वो सही है, वो गलत नहीं है। आप किसी को मच्छर चंद्र कह सकते हो क्योंकि संधि करके कह रहे हो, संधि कह के कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये विद्युत शक्ति क्या बन गया? अब आप सोचिए, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि श किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे उदाहरण खूब पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिलहाल तो आप ये नियम ये उतार लो एक बार, टाइम ही हो गया सर।
नहीं है, अभी है, लिख लो, अभी 2 मिनट है। हाँ 2 मिनट है खाली, यही तो लिखना है। आपकी स्पीड तो मेरे से तेज है। और अभी इसकी पूरी बात बाकी है, और कल हम करेंगे इस पर बात, अधूरी है अभी बात। अरे भाई मोहन का कोई संधि विच्छेद नहीं होता। एग्जाम कब तक होगा सर? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है 2025 में, बिल्कुल आ रही है, रास्ते में ही है, अभी जयपुर तक पहुंच गई है। हाँ आएगी जाएगी कहाँ?